हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के फिजिक्स में चैप्टर सेकेंड जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश के अपवर्तन, इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसके पिछले के क्लास में इस चैप्टर से संबंधित सारी बातें जान चुके हैं। आज इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये जो प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये भारती भवन के बुक से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये भारती भवन की बुक है और इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न को ले गए जो पेज नंबर 47 से है। 47 में दिए गए अति लघुत्तरीय प्रश्न भारती भवन बुक के हैं और चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के अति लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे नंबर 47 पेज के। ठीक है, यदि बुक नहीं हो तो पहले बुक लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ भी जो बोर्ड पर हम आंसर लिखाएंगे केवल इसके आंसर होंगे, प्रश्न नहीं। प्रश्न के लिए आपको बुक देखना पड़ेगा। ठीक है, और यदि फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास मिलता रहे और अन्य सभी सब्जेक्ट की तैयारी होती रहेगी। क्लास 10 की तैयारी के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अति लघुत्तरीय के क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, प्रकाश की दिशा परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से अर्थात जैसे हवा से सघन माध्यम जैसे अर्थात कांच में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है? तो इसका आंसर होगा, क्योंकि प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो आंसर होगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो किस ओर मुड़ने की घटना प्रश्न में पूछा गया था? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? अति लघुत्तरीय प्रश्न के तीसरे प्रश्न को देखते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में से कौन सा माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है? जहां प्रश्न में है प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, तो कथन को समझें। यहां अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तो विरल से सघन में जाती है, यानी ये नंबर 1 माध्यम है, ये नंबर 2 माध्यम है। और यहां इसके विपरीत घटना है नंबर क्वेश्चन 3 में, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो एक माध्यम की जगह क्या होगा? सघन, दूसरा क्या होगा? विरल। तो प्रश्न में पूछा गया है क्या, कौन सा अधिक सघन है? तो माध्यम 1 अधिक सघन होगा। माध्यम जस्ट 2 नंबर के क्वेश्चन का अपोजिट है, माध्यम 1 अधिक सघन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, वायु में प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है?
अर्थात वायु में प्रकाश की चाल अच्छी तरह जानते होंगे, शून्य में जो प्रकाश की चाल है उसी को वायु में भी प्रकाश की चाल मानते हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो प्रश्न है, फिर से सुने, वायु में प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है? तो वायु में प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। वायु में प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पर 50 डाल देंगे, km बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, 3 लाख लिख सकते हैं। 3 लाख किलोमीटर या 3 गुने 10 पर घातांक, ये 5 जीरो है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1000 मीटर के लिए क्या होगा, 3 जीरो आएगा, तो 10⁸ मीटर होते हैं। दोनों ही बातों को याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऐसा रहता है, मल्टीप्लाई के रूप में दिया रहता है, तो उसको देखेंगे, प्लस में पावर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम। 5 में दिया स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम अर्थात प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम को ही लिख देंगे, स्नेल का नियम लिख के लिखते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गमन करती है, तो किसी विशेष वर्ण के लिए जो होता है, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। किसी दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, विशेष रंग कह सकते हैं, रंग का तात्पर्य वर्ण से है, किसी दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण आपतन कोण की ज्या, ज्या का तात्पर्य साइन से है, जो मैथ में एक्सरसाइज 8, 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, का अनुपात एक नियतांक होता है। होता है। इसको सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो साइन आई, अर्थात इसको ऐसे कह सकते हैं, साइन आई बाय साइन आर बराबर एक नियतांक। ये बात अच्छी तरह याद रखें, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू एक नियतांक जो है, इसको लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ये है स्नेल का नियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया अपवर्तनांक की परिभाषा दें। तो अपवर्तनांक को परिभाषित करना है। यहां अपवर्तनांक क्या है? तो अपवर्तनांक की परिभाषा पिछले क्लास में बता चुके हैं।
और आज फिर उनको लिख देते हैं। अपवर्तनांक क्या है? तो अपवर्तनांक का तात्पर्य है शून्य में प्रकाश की चाल शून्य का तात्पर्य है निर्वात से, ठीक है। शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। हो गया। अब अपवर्तनांक से संबंधित एक जान लें, जैसे में कांच का अपवर्तनांक, जैसे कांच का अपवर्तनांक निकालते हैं तो कितना होता है? तो शून्य में प्रकाश की चाल लेंगे और कांच में प्रकाश की चाल लेंगे और दोनों के अनुपात को ज्ञात कर लेते हैं। तो इस आधार पर यदि निकालना हो कांच का अपवर्तनांक, तो सबसे पहले शून्य में कांच की चाल को देखते हैं और शून्य में प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, उसको अंश बना देंगे और उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल को हर बनाते हुए अनुपात कर देंगे। तो शून्य में कांच का अपवर्तनांक निकालते हैं तो क्राउन कांच यदि रहे तो उसका अपवर्तनांक 1.48 से 1.61 होता है और फ्लिंट कांच का जो होता है 1.53 से, और लगभग कांच के अपवर्तनांक को यदि देखा जाए तो उसके लिए ऐसा कर सकते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा लिख देते हैं और कांच में प्रकाश की चाल जो है 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा और 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा को जब कटा लेते हैं तो आता है, जैसे इसके 5 जीरो जो है कट जाएंगे, ठीक है, कट जाते हैं इस तरह से, किलोमीटर प्रति घंटा दोनों तरफ के कट गए और बचा क्या 3/2। तो इसका मान हो गया 3/2। 3/2 का तात्पर्य है 2 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1.5, तो कांच का अपवर्तनांक हो गया 1.5। ये ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे और इसी प्रकार कह सकते हैं, निकाल सकते हैं, तथा पानी का अपवर्तनांक निकालना हो तो शून्य में प्रकाश की चाल को लेंगे और पानी में प्रकाश की चाल लेंगे, उसका अनुपात करेंगे तो आ जाता है 1.33। याद रखेंगे, इसको निकाला भी जा सकता है दोनों के अनुपात को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम का या विरल माध्यम का? तो देख ले, सघन माध्यम जितना होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है।
तो इससे स्पष्ट होता ही है कि प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक क्या होगा, माध्यम परिवर्तन होने के साथ साथ। अब देखते हैं, यहाँ 2 लाख है और यदि यहाँ 2,25,000 रहेंगे तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो प्रकाश की चाल अधिक होगी तो अपवर्तनांक का मान घट जाता है। तो नंबर 7 में क्या हो जाएगा, तो किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, माध्यम जितना सघन होगा तो यहां पर होगा सघन माध्यम का। सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। हर जितना मान छोटा होगा अंश का मान उतना ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो समझते हैं, पानी का अपवर्तनांक जो है 1.33, उससे संबंधित बातें। यहां तो पानी का अपवर्तनांक सिर्फ लिख दिए थे 1.33 है, लेकिन कैसे होता है जरा उसको समझते हैं। तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, 3 का रिपीट हो रहा है यहां। इसका तात्पर्य यह है कि शून्य में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल अच्छी तरह पता होगा। अपवर्तनांक में क्या आता है, प्रकाश की चाल लेते हैं शून्य में और पानी में, दोनों में लेकर के ज्ञात कर लेंगे। तो यहां है पानी का अपवर्तनांक निकालते हैं, तो शून्य में प्रकाश की चाल हो गया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। किलोमीटर प्रति सेकेंड। और पानी में प्रकाश की जो चाल है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो 2,25,000 लिख देते हैं किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर इसको क्रॉस करके यदि कटाते हैं तो आता क्या है, जरा उसको देख लेते हैं। पहले तो 3 0 दोनों का कैंसिल कर देते हैं, अब बचता है 225। यदि 25 का टेबल से डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम में कटता है, ये 9 होगा। और इसको कटाते हैं 12 होगा, और 9 और 12 को जब कटा देते हैं दोनों को तो कितना आता है, 9 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 का टेबल से कटेगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से 4/3 आता है। 4/3 यानी 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1.33 अर्थात 3 पर एक रिंग दे सकते हैं होता है। इसको दूसरे कथन में कह सकते हैं कि ये जो चाल का अनुपात है इससे पता चलता है 3/4 गुनी होती है। शून्य में प्रकाश की चाल की अपेक्षा पानी में प्रकाश की चाल का 3/4 गुनी होती है।
तो इस तरह से इसको कथन में ये कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है पार्श्विक विस्थापन क्या है। तो प्रश्न में है क्वेश्चन नंबर 9 में पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या है। नंबर 9, पार्श्विक विस्थापन पार्श्विक विस्थापन का तात्पर्य है आपतित किरण जब किसी एक कांच की सिल्ली में जब गुजरती है तो क्या होता है, आपतित किरण में एक निर्गत किरण बनता है और एक अपवर्तित किरण का निर्माण होता है। तो निर्गत किरण और अपवर्तित किरण के बीच के लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। निर्गत किरण और अपवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब जरा इसको समझ लें अच्छी तरह से। पार्श्विक विस्थापन की घटना होती कैसे है, जरा उसको देखते हैं। जब कांच की आयताकार सिल्ली लेते हैं और इसमें एक आपतित किरण लेते हैं, जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से, ये हवा है इधर, ये कांच की सिल्ली है, तो जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, विलंब की रचना कर देते हैं। जाने का इसका मार्ग ये है, ठीक है, ये जाने का ये मार्ग है। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, तो ये मुड़ जाती है विलंब की ओर इस तरह से। और ये जो है जब वापस ये प्रकाश किरणें इसको, अब यदि इसको हम समांतर के रूप में खींचें, मार्ग के रूप में, ये होता है। अब ये सघन माध्यम है और आ रहा है विरल माध्यम में। यहां यदि विलंब की रचना कर दें तो क्या हो गया, विलंब से दूर हट जाती है, तो फिर प्रकाश किरणें इस तरह से हो जाती है। तो ये देख लें, आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है और ये अपवर्तित किरण है। तो दोनों किरण के बीच की ये जो लंबवत दूरी है, इसी दूरी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, तो ये पार्श्विक विस्थापन की घटना, ये दोनों अभिलंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 चित्र दिए गए हैं और क ख ग नंबर से सूचित किया गया। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें और उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्रश्न क्या दिए गए उनको देखते हैं और चित्र को देख करके इनको सॉल्व करेंगे। तो चित्र क में 1, 2 और 3 में कौन निर्गत किरण नहीं हो सकती है। चित्र क में 1, 2, 3 दिया गया है। जगह समझते हैं, पहले चित्र को बना देते हैं तब जल्दी समझ में आ जाएगा। नंबर पहला क्वेश्चन दिया गया है, चित्र क की बात की जा रही है। तो चित्र क क्या है, जगह उसको देख लेते हैं। तो ये रहा चित्र क।
और इसमें दिया गया है एक किरणें हैं और इसमें एक अभिलंब भी है। प्रकाश किरणों के मुड़ने की घटना इस तरह से है, दूसरी बिल्कुल सीधी इस तरह से है, तीसरी इस तरफ से है। और इसको नंबर से सूचित किया गया है, 1 2 3 नंबर दिया गया है। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी है। तो प्रश्न में ये है प्रकाश किरणें इधर से जा रही है और ये 3 मार्ग जो दिए गए हैं, 3 में से कौन सा सही मार्ग होगा इसको बताना है। ये है कांच और इधर है पानी। अब जान ले क्या होता है। कांच क्या होता है, पानी की अपेक्षा सघन। ये हो गया सघन, ये क्या हो गया विरल। समझने वाली बातें हैं। प्रकाश किरणें कहां से जा रही है, तो प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किधर मुड़ती है, सघन माध्यम से विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो सघन से विरल में जाने पर क्या होगी, उसके अपोजिट कार्य होगी, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहां कौन सा नंबर गलत हो रहा है, नंबर 1 में क्या दिया गया, अभिलंब की ओर मुड़ती है, गलत है। नंबर 2 में क्या है, मुड़ती ही नहीं है, ऐसा विलंब से जाने वाली प्रकाश किरणें नहीं मुड़ती है, तो ये भी गलत है। नंबर 3 सही है, अभिलंब से दूर हट गई है, तो नंबर 3 सही है। प्रश्न पूछा गया है 1 2 3 में के बीच में कौन निर्गत किरण नहीं हो सकती है, नहीं का जवाब पूछा गया है, तो नंबर आंसर होगा इसका किरण 1 और 2 निर्गत किरण नहीं हो सकती है। कारण सही समझ लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। ये चित्र नंबर क में था, अब चित्र नंबर ख से संबंधित प्रश्न को दिया गया है। देखते हैं प्रश्न चित्र नंबर ख में क्या दिया है। चित्र ख में आई का मान कितना होगा, तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे तो आई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दर्शाते हैं इसके एक चित्र को, चित्र नंबर ख को बनाते हैं। तो इसमें एक आयताकार कांच की सिल्ली इसमें भी ली गई है और आपतित किरण को भी दर्शाया गया है, विलंब को दर्शाया गया है। ये रहा आपतित किरण, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो इसका मार्ग मुड़ने की घटना इस तरह से हो रही है। और उसके बाद फिर यह प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये होती है। तो यहां पर दिया गया कोण आई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण आई है, यह अपवर्तित किरण और अभिलंब का बीच का कोण है। ठीक है, तो अब जानते हैं कोण आई का मान क्या होगा। इसका मान दिया हुआ है, ये कोण आर है। ठीक है, आर का मान दिया है 60 डिग्री, और अच्छी तरह पता होगा आपतन कोण अपवर्तन कोण के तो बराबर होते हैं। इस तरह से क्या पता चलता है, कोण आई बराबर कोण आर बराबर 60 डिग्री। क्लियर हो गया। नंबर चित्र नंबर ग में देखते हैं क्या दिया गया है प्रश्न। चित्र ग में, तो चित्र ग में देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। चित्र ग में सिल्ली या पट्टी से होकर गुजरने वाले किरण का पथ दर्शाएं। तो चित्र दिया गया है, इसमें एक किरण को अधूरा खींचा गया है, उसको पूरा करना है। तो एक आयताकार सिल्ली दिया गया है इस तरह से,
या एक आयताकार पट्टी है, एक आपतित किरण ये है, 90 का एंगल के साथ है, और हवा से कांच में है गमन, हवा से ये कांच है। ये तो पता होगा अच्छी तरह से, यहाँ क्या है, अभिलंब है, इसमें भी क्या है, अभिलंब है, तो यह अभिलंब से ही आपतित किरण है। अभिलंब से आने वाली प्रकाश किरणें बिना अपवर्तन किए ही गुजर जाती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश किरणें जो क्या है, बिना अपवर्तन के ही आगे बढ़ जाएगी। अर्थात यहाँ अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 होगा। इसलिए प्रकाश किरण का किरण आलेख खींचने में बिना किसी अपवर्तन के सीधे आगे की ओर बढ़ा देंगे, और ये रहा विलंब ही हो गया। तो ये हो गया अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन की घटना नहीं होती है। तो किरण आलेख को दर्शाने के लिए दिया गया था, तो किरण आलेख इसी तरह से देंगे। ये किरण आलेख खींचना था, हो गया। नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं इसको देखेंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है 11। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक उसी तरह से लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। अब उनके नाम क्या है उनको भी लिख देते हैं। उत्तल लेंस, जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और दूसरा क्या हो गया, तथा अवतल लेंस। अर्थात कॉनकेव लेंस। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 12 में क्या दिया गया। तो नंबर 12 में दिया गया लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दें। तो जानते हैं लेंस के मुख्य अक्ष को, पहले चित्र में देख लें लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है। एक उत्तल लेंस को ही बना देते हैं और इसमें मुख्य अक्ष की रचना कर देते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, वो ये जो है F1 हो गया, 2F1 हो गया, इधर राइट साइड में F2 हो गया, 2F2 हो गया। ठीक है, तो ये ही तो है मुख्य अक्ष, इसी का नाम है मुख्य अक्ष कहें या इसको प्रधान अक्ष कहें, एक ही बात है। प्रिंसिपल एक्सिस। यदि कॉनकेव में लेते हैं तो कॉनकेव में भी उसी प्रकार बना लेंगे, क्योंकि नहीं बोला गया है यहां पर, सिर्फ लेंस का आ गया, तो किसी भी लेंस को दर्शा सकते हैं। ध्यान रखें F2 इधर होता है लेफ्ट साइड में इसका। तो यहां भी वही है, इसे ही मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अच्छी तरह से जब देख लिए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो परिभाषित करना तो बहुत ही आसान होगा। लेंस का मुख्य अक्ष, लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस
फोकस का तात्पर्य F1 तथा F2 दोनों से है, से गुजरने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ये हो गए लेंस से संबंधित बातें। तो नेक्स्ट क्लास में अति लघुत्तरीय प्रश्न भारती भवन के बुक से जो लिए गए हैं चैप्टर 2 के हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।